सड़क पर रेड लाइट के पास आपने काफी भिखारियों को भीख मांगते देखा होगा और कई बार आप लोगों ने भी उनको भिखारी समझकर कुछ न कुछ पैसे भी जरूर दिए होंगे, लेकिन असल में आप उन बेगर्स की सच्चाई तो जानते ही नहीं हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सच्चाई जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। कुछ बेगर्स की ऐसी कहानी है जिनके पास अपना खुद का फ्लैट और ऐशो आराम वाली जिंदगी है और वो सब कुछ है जो वो चाहते हैं। ये सुनने के बाद आप क्या कहोगे? क्या आप यकीन कर पाओगे कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं? और क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ पाए जाते हैं? और क्या यूएई पाकिस्तानियों पर बैन इसलिए लगाता है कि पाकिस्तानी वहाँ जाकर भीख मांगते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रिच बेगर्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी एकदम हैरान हो जाएंगे। नंबर 5, साइमन राइट। लंदन से ताल्लुक रखने वाला ये 37 साल आदमी एक प्रोफेशनल भिखारी है। साइमन राइट दिन में 8 घंटे लंदन की सड़कों पर भीख मांगता है और वीकेंड्स को एक्स्ट्रा टाइम भी लगाता है। यह अपने कुत्ते के साथ लंदन में वाक़े एक एटीएम मशीन के बाहर भीख मांगता है और ये इसकी पसंदीदा जगह है। इस जगह भीख मांगकर इसकी सालाना कमाई 50,000 पाउंड हो जाती है, जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनती है। साइमन राइट लंदन के इलाके फुलहाम में रहता है, जहां उसका अपना जाती फ्लैट मौजूद है और उस फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए है। नंबर 4, आयशा। 100 साल की खातून जो सऊदी अरब के शहर जद्दा में सड़कों पर भीख मांगा करती थी। आयशा आंखों से नाबीना थी और कई साल एक ही जगह फुटपाथ पर बैठी रहती थी। जब लोग इस बूढ़ी नाबीना को फुटपाथ पर बैठे देखते थे तो तरस खाकर उसको पैसे दे जाते थे। जब आयशा बीमार हुई तो उसने एक वसीयत लिखी और अपनी दोस्त को दे दी और उसको ये ताकीद की कि जब मैं मर जाऊं तब ही इस वसीयत को पढ़ा जाए। आयशा के गुजरने के बाद जब वसीयत खोली गई तो मालूम पड़ा कि आयशा के पास 30 लाख सऊदी रियाल हैं, जो तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा आयशा के पास 4 करोड़ रुपए की मालियत के जेवरात भी थे। इसके अलावा इसके पास जद्दा के इलाके अल बलाद में 4 बिल्डिंग्स भी थीं, जिनकी करोड़ों रुपए की मालियत थी। आयशा अपनी सारी दौलत जद्दा के उन बेघर लोगों के नाम कर गई जिनको वो जानती थी। नंबर 3, इरविन कोरे। न्यूयॉर्क सिटी का 97 साला इरविन कोरे सड़कों पर भीख मांगता था। बूढ़ा आदमी और उसके हाथ में अखबारें देखकर लोग उसको पैसे दे दिया करते थे, पर ये हमेशा से भीख नहीं मांगा करता था। इरविन कोरे की जिंदगी का काफी हिस्सा कॉमेडी करके गुजरा। इरविन कोरे के पास एक घर है जिसकी कीमत 5.5 करोड़ रुपए है, जो ईस्ट मिडटाउन मनहट्टन में वाक़ है। इरविन कोरे रोजाना के तकरीबन $200 कमा लेता था। वो इन पैसों को क्यूबा की एक चैरिटी में दे दिया करता था, जो बच्चों को मुफ्त अद्वियात फराम करने का काम करती थी। वो अपने कुछ पैसे न्यूज़पेपर खरीदने में लगा दिया करता था और न्यूज़पेपर बेचने में जो कमाई होती थी उसी से वो अपना गुजर बसर करता था। नंबर 2, एक नामालूम शख्स जो एक सड़क पर अपनी बेटी के साथ मैले कपड़ों में भीख मांगता देखा जा रहा है। सर्दी से बचने के लिए इसने अपनी जैकेट अपनी बेटी को पहनाई हुई है। सड़क से गुजरता हुआ एक आदमी जिसने इनकी फोटो खींची, लेकिन उसने घर आकर फोटो को जूम किया तो जैकेट से लटकती हुई मर्सिडीज कार की चाबी नजर आई, जो इस बात का सबूत है कि ये भिखारी भी काफी अमीर है। नंबर 1, गैरी टॉम्पसन। गैरी टॉम्पसन अमेरिका के शहर लेक्सिंगटन केंटकी में रहता है। ये एक व्हील चेयर पे देखा जाता है क्योंकि इसका कहना है कि मुझे चलने में दुश्वारी होती है। इसको अपने हाथ इस्तेमाल करने में भी तकलीफ होती है। ऐसा मालूम होता है कि गैरी टॉम्पसन ज़हनी तौर पे भी बीमार है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि गैरी टॉम्पसन असल में माजूर बनने की एक्टिंग करता है। गैरी के मुताबिक वो सालाना $1 लाख कमा लेता है, जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी इंडिया में पाए जाते हैं, उसके बाद नाइजीरिया और तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि यूएई ने सिर्फ पाकिस्तानीज पर ही क्यों बैन लगाया, और क्या यूएई में सिर्फ पाकिस्तानी ही जाकर भीख मांगते हैं? सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लें कि यूएई ने कभी भी एक परमानेंट या ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया पाकिस्तानीज पर, लेकिन हाँ, कुछ वक्त के लिए टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस लगती रही हैं और ये हर मुल्क के साथ होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं। लेकिन ऐसा पाकिस्तान के साथ ही क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है फेक डॉक्यूमेंट्स केसेस, कई एप्लीकेंट्स फ्रॉड,
या फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए वीजा अप्लाई करते हैं, जिसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। ओवरस्टेइंग एंड इलीगल वर्क। इलीगल काम और ओवरस्टेइंग भी एक बड़ी वजह है जो किसी भी मुल्क की इमेज को खराब करती है। पाकिस्तानी बेगर्स इन यूएई, ये एक अहम और अफसोसनाक वजह है। यूएई अधिकारियों ने रमजान और ईद के महीने में कई पाकिस्तानी लोगों को बेगिंग करते हुए अरेस्ट किया। कुछ लोग विजिट वीजा लेकर सिर्फ भीख मांगने के लिए यूएई जाते हैं। वो मस्जिदों के बाहर, मॉल्स के पास या सड़कों पर लोगों से मदद मांगते हैं। ये सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि यूएई के कानून के मुताबिक एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब सोचिए, जब यूएई पुलिस को बार बार पाकिस्तानी पासपोर्ट्स मिलते हैं ऐसे लोगों के पास, तो क्या वो हर पाकिस्तानी एप्लीकेंट को अच्छी नजर से देखेंगे? ये कुछ लोग पूरे मुल्क का नाम खराब कर देते हैं। लेकिन अब भी हजारों पाकिस्तानीज हर महीने यूएई जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं। हाँ, वीजा प्रोसेस अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन अगर आप लीगल तरीके से अप्लाई करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के लोग ही ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। गरीब मुल्क का मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग गरीब हैं, बल्कि वहाँ की सरकार बहुत गरीब है, जिसकी वजह से सरकार अपने लोगों पर काफी टैक्सेस लगाती है, जैसे कि इनकम टैक्स अप टू 35%, जबकि यूएई में इनकम टैक्स 0% है। कॉर्पोरेट टैक्स 29%, जबकि यूएई में 0 to 9% आपके मुनाफे पर निर्भर करता है। प्रॉपर्टी टैक्स 13 to 37%, जबकि यूएई में 0% है। कैपिटल गेन टैक्स 15 to 45%, जबकि यूएई में 0%। सेल्स टैक्स 17 to 18%, जबकि यूएई में 5%। वो आप समझ सकते हैं, जब लोगों पर इतना ज्यादा बोझ हो तो कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और वहीं से शुरू होती है इलीगल एक्टिविटीज की कहानी। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना बेशक ही सुई से लेकर गाड़ियों तक तमाम चीजें बनाकर दुनिया में भेजता है, लेकिन इसके खुद के पास एक ऐसी चीज की कमी है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा रेड कार्ड लेके मीडिया के सामने आते हैं। इस रेड कार्ड में कुछ कंट्रीज के नाम और आगे उनका टेरिफ रेट लिखा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एक करके तमाम कंट्रीज का रेट पढ़कर सुनाया और उसके साथ ही पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर फैल गई। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, क्योंकि यह इशारा था एक बहुत बड़ी जंग का। एक ऐसी जंग जहां हथियार होगा पावर और उस हथियार का एमुनेशन होगा पैसा। इसे हम ट्रेड वॉर या टेरिफ वॉर भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी इनडायरेक्ट चाल चली जो दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेड कंट्री चाइना को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर सकती है। अगर यह ट्रेड वॉर होती है तो इसमें किसका पलड़ा भारी होगा, चाइना या फिर अमेरिका? इस मामले को सही से समझने के लिए हम पहले टेरिफ के बारे में जानते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग भी।